फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डे 13 के बारे में। और आप सबको पता है कि हम 40 डेज़ क्रैश कोर्स कर रहे हैं और जिसके अंदर आज जो है आपका 13वां दिन है। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जो है आपके साथ के बच्चे वहाँ पर काफ़ी सारे हैं जो एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि आप आपस में मिलकर जो है अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो फ्री भी है और पेड भी है। पेड उनके लिए है जो टेस्ट सीरीज लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट की मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, पेजिंग क्या होता है, सेगमेंटेशन क्या होता है, पार्टीशन क्या होगा, इंटरनल एक्सटर्नल मेमोरी फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, कॉम्पैक्शन क्या होगा, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट क्या होते हैं, और जो क्वेश्चन इनसे रिलेटेड जो है कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करवाऊंगी किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इससे इतना तो समझ गए होंगे कि जो आज की क्लास है वो काफ़ी लेंदी होने वाली है, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा जो है यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में ही बढ़ाऊंगी, क्योंकि जो जहाँ जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में आता है वही मैं बताऊंगी क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपका जो टेस्ट है हम परसों लेंगे। परसों जो है आपका 3 सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, डिजिटल का, ओएस का और एचटीएमएल का। ठीक है, तो इन तीनों सब्जेक्ट्स का जो है आपका परसों टेस्ट होगा, यानी कि डे 15 के अंदर जो है आपका टेस्ट होने वाला है। तो आपको जो है अपने टेस्ट की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। इन तीनों सब्जेक्ट्स की आपके जितने भी डाउट्स हैं आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। वैसे ही काफ़ी लेंदी है। तो सबसे पहले देखो मेमोरी क्या होता है। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा जो है फास्ट मेमोरी कौन सी है, क्या है, ये सारी चीज़ें अभी डिटेल में देखेंगे। तो मेमोरी क्या होती है। मेमोरी अगर सिंपल में बात करूँ तो कंप्यूटर में अगर आपको कुछ भी स्टोर करवाना है, कुछ भी आपको रिप्रेजेंट करवाना है, कोई भी फॉर्मेट आपको करना है, तो उसको स्टोर करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मेमोरी की। ठीक है, तो मेमोरी कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ सम डेटा रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्मेट ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फंक्शंस। मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज। ठीक है, तो बहुत सारी कैटेगरी होती है, स्पेशली जो है किसी ना किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कंप्यूटर डिवाइस जो होता है वो कैपेबल होता है स्टोर एनी इन्फॉर्मेशन और डेटा टेम्पररी और परमानेंट। ठीक है, तो जो आपका कंप्यूटर होता है वो क्या करता है कि किसी चीज़ को परमानेंट और किसी चीज़ को टेम्परेरी स्टोर करता है, और उसी को हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, और इसी के लिए जो है हम मेमोरी यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइक हमारा माइंड भी क्या करता है, लाइक अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ और आज से आपने 4-5 साल पहले कुछ पढ़ा है और आप अभी उसको उठा के देखो, तो आपकी मेमोरी में वो चीज़ है ना, ऐसे आपको धुंधली धुंधली सी याद आएगी कि मैंने ये चीज़ देखी तो थी पर क्या है मुझे कुछ नहीं पता। आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, वो बिल्कुल वॉश हो चुका है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है, परमानेंट एंड टेम्पररी। क्लियर है, अब आगे देखो। अब देखो मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आया, उसी के बाद जो है आपका मेमोरी का कंसेप्ट आया। ये जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था तो आपको ये चीज़ तो क्लियर हुई होगी कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या करता है कि बहुत सारी प्रोसेस को मेन मेमोरी में ले आता है, यानी कि जो सिमिलर प्रोसेस है उनको मेन मेमोरी में ले आएगा, ताकि जब एक प्रोसेस सीपीयू एग्जीक्यूट करे तो दूसरी प्रोसेस रेडी रहे कि जैसे ही वो एग्जीक्यूट हो देन जो है सीपीयू को खाली बैठने का टाइम ना मिले, दूसरी जो फटाक से सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने के लिए चली जाए। ठीक है, तो जब आपका मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है, जब आप मल्टीपल प्रोसेस को यहाँ पर लेकर आओगे, तो उसको लेकर आने के लिए, उसको बेचारी को बिठाने के लिए आपको कुछ ना कुछ स्पेस तो चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि एक के ऊपर एक खड़ी हो जाएंगी। अगर आप किसी चीज़ को लेकर आ रहे हो तो आप उसको जगह भी तो दोगे, है ना। जगह दोगे तो यहाँ पर आपका क्या यूज़ हुआ, मेमोरी का कंसेप्ट आया। तो नीड ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग की बात हो रही है, थोड़ा देखो इसको। सीपीयू कैन डायरेक्टली एसेस द मेन मेमोरी रजिस्टर एंड द कैश ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जो सीपीयू होता है वो डायरेक्टली क्या करता है, मेन मेमोरी को असेस करता है, रजिस्टर को असेस करता है, कैश को करता है। द प्रोग्राम ऑलवेज एग्जीक्यूट इन मेमोरी, मतलब जितने भी आपके प्रोग्राम है वो मेन मेमोरी में ही एग्जीक्यूट होते हैं, ये तो आप सबको पता है। द साइज ऑफ मेन मेमोरी अफेक्ट्स डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, जो साइज है मेन मेमोरी का वो अफेक्ट करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग पे। कैसे करता है, अगर मेन मेमोरी का साइज बड़ा होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को मेन मेमोरी में लेकर आ सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। क्लियर है,
इन द साइज ऑफ मेन मेमोरी इज लार्जर देन सीपीयू देन कैन लोड मोर प्रोसेसिंग मेन मेमोरी। ऑब्वियसली अगर मेमोरी का साइज बड़ा होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी प्रोसेस हैं उनको कहाँ पर लेकर आओगे, मेन मेमोरी में लेकर आओगे एट द सेम टाइम, एंड देयर फॉर विल इंक्रीज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मतलब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज होगी और साथ के साथ आपकी सीपीयू की यूटिलाइजेशन भी इंक्रीज होगी। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर इंक्रीज होगा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग तो आपका जो सीपीयू की जो यूटिलाइजेशन है देन वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो वी कैन स्टेट दैट सीपीयू यूटिलाइजेशन विल इंक्रीज, मेमोरी साइज गेट्स इंक्रीज। अगर आपका यूपी की सीपीयू की यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो रही है तो आपके मेमोरी के साइज की यूटिलाइजेशन भी मेमोरी का साइज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है आपको? बहुत ही डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है, अगर ये क्लियर हो गया तो आपको आगे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इस डायग्राम को देखो, मैंने खुद ही बनाया है इसको ताकि आपको डायरेक्ट जो है आपके दिमाग में फिट बैठ जाए कि रिक्वायरमेंट है साइज़ जो है आपका मोर होना चाहिए एंड जो आपका असेस टाइम है वो कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका साइज़ है, मतलब साइज़ मतलब जो बड़ा है, मतलब जो मेमोरी का लाइक मेन मेमोरी का साइज़ बड़ा होना चाहिए लेकिन उसको असेस करने के लिए जो टाइम लगता है वो आपका कम होना चाहिए। वो आपकी बेस्ट आपकी रिक्वायरमेंट यही है। तो सीपीयू के सबसे पास जो रहता है वो होता है कैश मेमोरी, उसके बाद होती है रैम मेमोरी और लास्ट में आती है आपकी हार्ड डिस्क यानी कि सेकेंडरी मेमोरी। रैम का साइज जो है वो कम होगा लेकिन असेस टाइम जो है वो भी कम होगा। कैश का साइज आपके रैम से भी कम होगा लेकिन असेस टाइम जो है वो आपके रैम से भी कम होगा। लेकिन हमें साइज ज़्यादा चाहिए, लेकिन इस केस में साइज आपका ज़्यादा रहता है हार्ड डिस्क का, लेकिन यहाँ पर असेस टाइम भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी की जो स्पीड है और सीपीयू की जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा मिसमैच है। जहाँ सीपीयू की स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्ट है जो उसके कंपैरिजन में सेकेंडरी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा स्लो है। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर देखो सबसे ऊपर आपके आगे रजिस्टर, फिर कैश मेमोरी आई, फिर मेन मेमोरी, फिर मैग्नेटिक डिस्क, फिर ऑप्टिकल डिस्क और फिर मैग्नेटिक टेप। ठीक है, तो ये सारी आपकी सेकेंडरी मेमोरी हो गई। ऊपर आपका आप सबसे देख सकते हो कि सीपीयू के सबसे पास आपके रजिस्टर है, रजिस्टर सबसे पास है। तो रजिस्टर की जो स्पीड है मतलब जो एसेस करने का टाइम वो सबसे फास्ट होगा, देन कैश मेमोरी, देन मेन मेमोरी, देन आपकी सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर है? अब देखो ये यहाँ पे देखो आप सीपीयू, कैश और मेन मेमोरी, सीपीयू और कैश जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा वेरी फास्ट होते हैं और मेन मेमोरी आपकी फास्ट होगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो ये आपकी इनको आप क्या कहोगे, इंटरनल मेमोरी कहोगे। आपने देखा ना मेमोरी को भी आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। तो इंटरनल मेमोरी में आपके क्या क्या आ जाएंगे, रजिस्टर, कैश और मेन मेमोरी, और एक्सटर्नल मेमोरी में आपका क्या आ जाएगा, आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो। ठीक है, ये आपका लेवल 0, 1 और 2। मैग्नेटिक डिस्क जो होती हैं वो डिस्क स्टोरेज होती हैं जो स्लोअर होते हैं, ऑप्टिकल और भी ज़्यादा स्लो होंगे, सबसे ज़्यादा स्लो होती हैं आपकी जो टेप होती है मैग्नेटिक टेप, वो आपकी सबसे ज़्यादा स्लो होंगी। तो यहाँ ये आपकी एक्सटर्नल मेमोरी आ जाएगी और ये आपकी इंटरनल मेमोरी आ जाएगी। ठीक है, तो एक बच्चे ने बोला था कि मैम आप कोई बुक बता दो जिस बुक से आप ये पीपीटी बनाते हो तो मैं ताकि मैं वो बुक से पढ़ सकूँ। तो भाई आपने देखा होगा जो मैं पीपीटी बनाती हूँ वो किसी एक बुक का डेटा नहीं है, मैं 70 जगह ढूंढ के जो है बिल्कुल जो आपको क्रिस्प वे होता है कि इतना जो है डायरेक्ट आप पीपीटी देख के भी जो है आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर देखकर और उसके बाद जो एनालाइज करके जो है मैं पीपीटी बनाती हूँ कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठ कर आए। ठीक है, तो आपको ये जो डेटा है वो कहीं किसी सिंगल बुक में नहीं मिलेगा, किसी सिंगल वेबसाइट पर भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब आगे आ जाओ। द मेमोरी हायरार्की डिज़ाइन इज डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। तो दो मेन टाइप्स में हमने देख ही लिया कि इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी में डिवाइड करता है, और इंटरनल में आपका एक्सटर्नल में आपका डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये सब कुछ आ जाएगा। पेरिफेरल स्टोरेज डिवाइसेज विच आर असेसेबल बाय द प्रोसेस वाया इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। ठीक है, इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी में आपके कैश आ जाएंगे, रजिस्टर आ जाएंगे और आपका जो है मेन मेमोरी आ जाएगी। ठीक है, जो डायरेक्टली असेसेबल होती है किसके थ्रू, प्रोसेसर के थ्रू। और यहाँ पर जो आपकी मेमोरी एक्सेसिबल होती है किसके थ्रू होती है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स के थ्रू होती है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए और ये आपका मेमोरी का बेसिक है तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, अब देखो मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। अभी तक सिर्फ हमने ये देखा है कि मेमोरी क्या होती है, मेमोरी मैनेजमेंट अभी स्टार्ट होगा। तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या कहता है, इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर द ऑपरेटिंग सिस्टम रिजाइड अ पार्ट ऑफ मेमोरी एंड द रेस्ट इज यूज मल्टीपल प्रोसेस। द टास्क ऑफ सब डिवाइडिंग द मेमोरी अमंग द वेरियस प्रोसेस इज कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, मेमोरी मतलब जितनी भी चीज़ें आपने अभी देखी हैं तो उन सारी चीज़ों को आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हो। ठीक है,
तो मेमोरी मैनेजमेंट एक तरीके का क्या होता है, कंट्रोलर होता है जो क्या करवाता है, कोऑर्डिनेट कंप्यूटर मेमोरी असाइनिंग पोर्शन नोन एज अ ब्लॉक टू वेरियस रनिंग प्रोग्राम टू ऑप्टिमाइज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। तो मैनेज से ही आप समझ गए होंगे कि क्या मैनेज करना है, ठीक है। लाइक अगर हम लोग एक एज अ हाउस वाइफ हैं तो हम लोग भी तो अपने पूरे घर को मैनेज करते हैं ना, तो वही आपके मेमोरी मैनेजमेंट का काम है कि वो पूरी मेमोरी को मैनेज करता है कि किसको कितना देना है, किसको कितना करना है, ताकि जो उसका जो परफॉर्मेंस है आपके कंप्यूटर की वो बहुत अच्छी रहे। क्लियर है? हाँ जी। अब ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी कल बता चुकी हूँ, हम कर चुके हैं कि जब आप किसी प्रोग्राम को लोड करते हो तो उसको हम 4 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ हिप, डेटा एंड टेक्स्ट। हिप स्टैक्ड हिप, डेटा एंड टेक्स्ट। स्टैक आपका क्या होता है, टेम्पररी डेटा होता है जो मेथड, फंक्शंस, रिटर्न एड्रेस और लोकल वैल्यू को स्टोर करता है। टेक्स्ट में आप क्या करते हो, प्रोसेस, टेक्स्ट सेक्शन में जो भी करंट एक्टिविटी होती है आपकी प्रोसेस की वो होती है। और हिप जो होता है वो डायनामिकली अलोकेट करता है प्रोसेस को, लाइक मैलोक इन सी। और डेटा जो है आपका ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल होता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए और ये चीज़ हम कर भी चुके हैं। अब देखो यहाँ पर द साइज ऑफ टेक्स्ट एंड डेटा सेगमेंट आर नोन एज सून एज कंपाइलेशन असेंबली इज कंप्लीटेड, ठीक है। तो जो आपके टेक्स्ट और डेटा सेगमेंट्स हैं वो स्टैटिक मेमोरी में आते हैं। यहाँ पर ये करवाने का मेरा यहाँ पर मतलब यही है कि जो आपके टेक्स्ट हो गए और जो आपका डेटा सेगमेंट है उसको आप कौन सी मेमोरी में डालोगे, स्टैटिक मेमोरी में डालोगे। और जो आपके स्टैक और हिप सेगमेंट हो गए वो कौन सी में आएंगे, डायनामिक मेमोरी में। कि डायनामिकली अकॉर्डिंग टू जो है उसके साथ जो उसका साइज भी क्या करता रहता है, वेरी करता रहता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये करवाया है यहाँ पर। अब देखो आपका स्टैटिक और डायनामिक मेमोरी में डिफरेंस क्या होता है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टैटिक मेमोरी जो होती है वो परमानेंट होती है, एक बार आपको डिक्लेयर कर दिया। ये जो होती है वेरी करती रहती है, लोकेटेड ओनली इफ योर प्रोग्राम यूनिट गेट्स एक्टिव। यहाँ पर एलोकेशन इज डन बिफोर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मतलब प्रोग्राम के एग्जीक्यूट करने से पहले ही एलोकेट कर दिया जाता है कि इतना फिक्स रहेगा। यहाँ पर जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद मेमोरी को अलोकेट किया जाता है। इट यूज डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टैक फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्टैटिक एलोकेशन। और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं हिप का। ये आपकी लेस एफिशिएंट होती है, ये मोर एफिशिएंट होती है। यहाँ पर नो मेमोरी यूजेबिलिटी होती है, मतलब मेमोरी को बार बार यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पर मेमोरी को बार बार यूज़ किया जाता है। अगर कोई प्रोसेस चली जाती है तो दूसरी प्रोसेस को उसकी जगह दे दी जाती है। क्लियर है? अब देखो बहुत ही ध्यान से देखना, ये MMU क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। क्या पता फुल फॉर्म आ जाए, तो आपको MMU की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। और ये क्या करती है, मैपिंग करती है किसकी, लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस की, ठीक है। किसकी मैपिंग करती है, लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस की। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो CPU के पास रहेगा वो आपका लॉजिकल एड्रेस होता है, और जो फिजिकल मेमोरी के पास रहेगा वो आपका कौन सा एड्रेस होगा, फिजिकल एड्रेस। क्लियर है? अब देखो पार्टीशन एलोकेशन मेथड इन मेमोरी मैनेजमेंट, किस तरीके के पार्टीशन होते हैं, सिंगल कॉन्टिग्यूस एलोकेशन, पार्टीशन एलोकेशन, पेज्ड मेमोरी मैनेजमेंट और सेगमेंट मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिंपल एलोकेशन मेथड यूज्ड बाय MS DOS, ऑल मेमोरी एक्सेप्ट सम रिजर्व्ड फॉर OS इज अवेलेबल टू द प्रोसेस। पार्टीशन एलोकेशन में क्या कहोगे, मेमोरी इज डिवाइडेड इन डिफरेंट ब्लॉक और पार्टीशन, इच प्रोसेस इज एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। पेजेस में आप फिक्स पेजेस में डिवाइड कर देते हो, फ्रेम्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट आ जाएगा। सेगमेंटेशन जो होता है वो भी हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स के ऊपर। सेगमेंट जो होता है लॉजिकल ग्रुपिंग होती है प्रोसेस की, डेटा और कोड। इन दिस मैनेजमेंट एलोकेटेड मेमोरी डज नॉट हैव टू बी कंटिग्यूअस। अब देखो फिक्स पार्टीशनिंग, आपकी दो तरीके की मेमोरी होती है, कॉन्टिग्यूअस होती है, नॉन कॉन्टिग्यूअस होती है। नॉन कॉन्टिग्यूएशन में आपका जो है पेजिंग और सेगमेंटेशन आता है, और कॉन्टिग्यूअस में आपका फिक्स्ड और जो आपकी डायनामिक पार्टीशनिंग है वही आती है, ठीक है। तो फिक्स पार्टीशनिंग क्या कहती है, द अर्लीस्ट एंड वन ऑफ द सिंपलेस्ट टेक्निक विच कैन बी यूज टू लोड मोर देन वन प्रोसेस इनटू द मेन मेमोरी इज फिक्स पार्टीशनिंग और कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। देखो ये चार सारी चीज़ें मैं आपको बहुत फास्ट करवा रही हूँ। अगर आपको यहाँ से कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट में जाओ, आपको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में और डीप में मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाकर भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपका 40 डेज़ क्रैश कोर्स है तो मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करवा सकती हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ। अगर आपको इसको डिटेल वर्जन देखना है तो आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट में जाओ और डिटेल में देखो, ठीक है। मेन मेमोरी को आपने डिवाइड किया दो पार्टीशन में डिफरेंट साइज में। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलवेज रिजाइड इन द फर्स्ट पार्टीशन वाइल अदर
पार्टीशन कैन बी यूज टू स्टोर यूजर प्रोसेस। ठीक है, फिक्स पार्टीशन से आप समझ गए होंगे कि ये आपका एक तरीके से हमने फिक्स पार्टीशनिंग कर दी, पहले ही एलोकेट कर दिया कि इतना इतना सबको मिलेगा। फिक्स पार्टीशनिंग जो है ओवरलैप नहीं होती, मतलब हम ओवरलैप नहीं कर सकते। प्रोसेस मस्ट बी कंटिन्यूअस प्रेजेंट इन पार्टीशन फॉर द एग्जीक्यूशन। यहाँ पर जो है वेरियस जो है इसकी कौन से है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज द साइज इज लेसर देन टोटल साइज ऑफ पार्टीशन, देन सम साइज ऑफ partition get wasted and remain unused, the waste of memory is called internal fragmentation। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देख भी सकते हो लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। लॉजिकल एड्रेस मैंने आपको कहा था कि जो सीपीयू के थ्रू जनरेट होता है, फिजिकल एड्रेस जो आपका फिजिकल के थ्रू जो है वहाँ पर जो है आपका एड्रेस जो है जनरेट होता है। ठीक है, अब देखो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। द टोटल अनयूज स्पेस ऑफ वेरियस पार्टीशन कैन नॉट बी यूज टू लोड द प्रोसेस इवन थ्रो देयर इज अ स्पेस अवेलेबल बट नॉट द कंटिन्यूअस फॉर्म। यहाँ पर जो डेटा है मतलब जो आपका स्पेस है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता, अलग अलग होता है। ठीक है, लिमिटेशन ऑन द साइज ऑफ प्रोसेस की जो प्रोसेस का साइज है वो लिमिटेड है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो है आपकी कम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपकी फिक्स पार्टीशनिंग है, और फिक्स में मैंने क्या किया, चार चार के जो है ब्लॉक मैंने डिवाइड कर दिए, दैट इज़ यानी कि 4 पार्टीशन किए मैंने, हर एक को मैंने क्या किया 4 MB का साइज दे दिया। अब आपके पास 4 प्रोसेस आई और चारों को मैंने क्या किया 3-3 MB जो है एलोकेट करवा दिया, लेकिन जो आपके पास 1-1 MB है वो फ्री रह गई। ठीक है, लेकिन अब आई प्रोसेस 5 और उसको क्या चाहिए, उसको 4 MB चाहिए, लेकिन आपके पास 4 MB अवेलेबल है, एक यहाँ पर अवेलेबल है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है। तो क्या आप उसको जो है उसको दे पाओगे, क्योंकि सारी जो डिवाइडेशन है वो क्या है अलग अलग जगह है। यही 4 MB एक जगह इकट्ठा होता तो मैं क्या करती, प्रोसेस P5 को भी जो है साइज एलोकेट करवा देती, लेकिन ये क्या है एक तरीके का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब ये जो आपके हैं ये आपके क्या है अनयूज स्पेस हैं, और ये आपके क्या है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जिसको आप यूज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ यहाँ पर कि इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस क्या होता है। डेफिनेशन देखो यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन रिक्वायर्ड मेमोरी स्पेस वर्सेस एलोकेटेड मेमोरी स्पेस प्रॉब्लम इज टर्म्ड एज अ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। और यहाँ पर स्मॉल एंड नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स विच कैन नॉट बी असाइन टू एनी प्रोसेस, द प्रॉब्लम इज टर्म्ड एज अ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। मेमोरी ब्लॉक साइज देखो, यहाँ पर जो आपका साइज है वो फिक्स रहेगा और यहाँ पर आपका जो साइज है वो वेरी करेगा। Occurrence देखो, internal fragmentation occur as a process needs more space than the size of allocated memory block or use less space। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो होता है, प्रोसेस इज रिमूव फ्रॉम द मेन मेमोरी। यहाँ से हम प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं बेस्ट फिट ब्लॉक सर्च इज द सॉल्यूशन फॉर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, कॉम्पैक्शन। क्या यूज़ करते हैं, कॉम्पैक्शन यूज़ करते हैं। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन व्हेन पेजिंग इज एम्प्लॉयड। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम है वो आपके पेजिंग में भी रहती है। पेजिंग में भी आप इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को दूर नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अकर विद सेगमेंटेशन इज एम्प्लॉयड। ठीक है, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आपका सेगमेंटेशन में होता है और इंटरनल आपका पेजिंग में होता है। अब देखो डायनामिक पार्टीशनिंग। डायनामिक पार्टीशनिंग जो है ओवरकम करता है प्रॉब्लम कोज्ड बाय फिक्स पार्टीशनिंग। इन दिस टेक्निक द पार्टीशन साइज इज नॉट डिक्लेयर्ड इनिशियली, इट इज डिक्लेयर्ड एट द टाइम ऑफ प्रोसेस लोडिंग। First partition is reserved for the operating system and the remaining space is divided into 2 parts. The size of each partition will be equal to the size of process. The partition size varies according to the need of the process so that the internal fragmentation can be avoided। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे हर एक के पास जो है पार्टीशन 1 आपके पास 4 पार्टीशन है और हर एक को जो है आपने इक्वल पार्ट्स में, सॉरी डायनामिक पार्टीशनिंग है, इक्वल पार्ट्स में नहीं है। आप देख सकते हैं इसको 5 MB, इसको 2 MB, इसको 3 MB, इसको 4 MB, क्योंकि प्रोसेस P1 को चाहिए था 5 तो 5 दे दिया, P2 को चाहिए था 2 दे दिया। तो एक तरीके से डायनामिक पार्टीशनिंग। फिक्स में क्या होता है कि अगर ये 5 का है तो ये भी 5 का, ये भी 5 का, ये भी 5 का, लेकिन ये क्या है, डायनामिक पार्टीशनिंग है। अब देखो यहाँ पर डायनामिक पार्टीशनिंग में जो है आपकी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, जो हमने पहले देखी थी। यहाँ पर नो लिमिटेशन ऑन द साइज ऑफ द प्रोसेस। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी आपकी क्या होती है, डायनामिक होती है।
उसके बाद देखो डिसएडवांटेज ऑफ डायनामिक पार्टीशनिंग। डायनामिक पार्टीशनिंग के जो डिसएडवांटेज हैं वो क्या रहेंगी वो देखो। अब्सेंस ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन डज नॉट मीन दैट देयर विल नॉट बी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सटर्नल नहीं है। कंसिडर 3 प्रोसेस P1, P2, P3 एंड लोडेड इन द रिस्पेक्टिव पार्टीशन ऑफ द मेन मेमोरी आफ्टर सम P1 and P3 got not completed and their assigned space is freed. Now there are two unused partition 1 MB and 1 MB। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि आपको जो है प्रोसेस P2 को 2 MB और प्रोसेस P4 को 4 MB। ठीक है, प्रोसेस P1 कंप्लीटेड है, P3 कंप्लीटेड है और यहाँ पर टोटल जो है आपके पास 8 MB फ्री आ गया। और आप प्रोसेस P5 लेकर आए और आपके पास 8 MB फ्री है, लेकिन वो जो एक जगह पे फ्री नहीं है, कैसे फ्री है, अलग अलग जगह पे फ्री है, लेकिन आप उसको मेमोरी को P5 प्रोसेस को एलोकेट नहीं करवा सकते क्योंकि आपके पास एक जगह पे मेमोरी जो है वो नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मेमोरी एलोकेशन यहाँ पर ये करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े क्वेश्चन देख लो ताकि जो है आप ये जितना आपने किया है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। तो कॉम्पैक्शन आपका क्या करता है, अभी हम पढ़ेंगे इसको, लेकिन आपको ये 4 ऑप्शन देख के जब हम पढ़ें तो इसका आंसर करना है। कॉम्पैक्शन ओवरकम करता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को, पेजिंग टेक्निक को, टेक्निक फॉर ओवरकम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, टेक्निक फॉर फैटल एरर। ठीक है, क्या करता है आपको बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन द पेज टेबल फॉर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किसकी पेज टेबल को मेंटेन करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर करना है। ठीक है, कोई भी आंसर नहीं दिखेगा। मेमोरी बफर यूज टू अकोमोडेट अ स्पीड डिफरेंशियल इज कॉल्ड। किसकी स्पीड डिफरेंशियल होती है, प्लीज जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे सब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एड्रेस जनरेटेड बाय द CPU। CPU के थ्रू कौन सा एड्रेस जनरेट होता है, सब बताएंगे। जस्ट अभी हमने MMU देखा था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि CPU कौन सा एड्रेस करता है और फिजिकल एड्रेस आपको कौन सा करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रन टाइम मैपिंग फॉर वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस इज डन बाय। जो रन टाइम आपकी मैपिंग होती है वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस, उसको आप क्या कहोगे। ठीक है, इसके बाद देखो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन विच सिस्टम स्टोर एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज फॉर यूज इन मेन मेमोरी इज कॉल्ड। क्या कहोगे भाई, एक ऐसी टेक्निक जिसको सिस्टम स्टोर करवा रहा है, रिट्रीव करवा रहा है डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज फॉर यूज इन मेन मेमोरी, क्या कहोगे भाई उसको। उसके बाद देखो प्रोग्राम ऑलवेज डील विज। जो प्रोग्राम है वो हमेशा किसके साथ डील करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंक्रीजिंग द रैम ऑफ कंप्यूटर टिपिकली इम्प्रूव परफॉर्मेंस बिकॉज। किसकी परफॉर्मेंस, अगर आप रैम के साइज़ को इंक्रीज कर देते हो तो किसका साइज़ की जो परफॉर्मेंस है वो किसकी इम्प्रूव हो जाएगी भाई। इसके बाद देखो वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी आपकी क्या होती है, बहुत ही इजी क्वेश्चन और 1000 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। सारे ही क्वेश्चन आपके TGT PGT एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको इनमें डाउट है कहीं पर भी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखो कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन एक ऐसी टेक्निक है जो आप सेपरेट करते हो लोकेटेड मेमोरी एंड फ्री मेमोरी। तो जस्ट अभी हमने देखा था, बहुत ही ध्यान से समझना, एक सिंगल सी छोटी सी बात से मैं इस पॉइंट को आपको क्लियर करूँगी। तो यहाँ पर क्या है, कॉम्पैक्शन में जो आपकी एक्सटर्नल मेमोरी की जो प्रॉब्लम आ रही थी, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, लाइक आपके पास जो है ये एलोकेटेड है और ये आपके पास फ्री स्पेस है और ये भी आपके पास फ्री है। तो कॉम्पैक्शन एक तरीके से कॉम्पैक्ट कर देना, प्रेस कर देना, तो ये क्या काम करता है कि ये क्या करेगा, तो 2 MB को यहाँ ले जाएगा या 4 MB को यहाँ ले आएगा। ठीक है, मतलब जो यूज्ड मेमोरी है उसको, एलोकेटेड मेमोरी को एक जगह स्टोर करवा देगा, अनलोकेटेड मेमोरी को एक जगह स्टोर हो जाएगा। मतलब फ्री और बिना फ्री वाली जो मेमोरी है वो एक अलग अलग जो है वो एक साथ इकट्ठी हो जाती है। लाइक यहाँ पर देखो ये एलोकेटेड थी और ये आपकी सॉरी ये आपकी जो मेमोरी थी वो क्या है, यहाँ पर फ्री है, तो इसने क्या किया, कॉम्प्लेक्स कर दिया। तो आप एक चीज़ देखो, या तो ये यहाँ पर यहाँ इसको लेके आए या फिर ये यहाँ पर इसको लेके आए। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आपके पास चलो मेमोरी फ्री मेमोरी एक साथ हो गई, एलोकेटेड मेमोरी एक साथ हो गई, लेकिन इस केस में क्या होगा, प्रॉब्लम देखो, जब आप यहाँ से यहाँ लेकर आओगे, ऐसा तो है नहीं कि आपने सिंपल उठाया और ले आए, 1000 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। और जब आप ये काम करते हो, ऐसा नहीं है कि विदिन सेकेंड हो जाएगा, आपको इन काम को करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। और उस केस में आपका जो CPU है वो क्या होगा, आइडल रहता है। मतलब जब आप कॉम्पैक्शन कर रहे होते हैं, जब आप फ्री और एलोकेटेड प्रोसेस को अलग अलग करके एक एक साथ करोगे, तो उस केस में जो आपका CPU है वो आइडल रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे वो क्या कर रहा है, अपना काम खत्म कर रहा है, प्रोसेस को तो बाद में भेजेगा ना CPU के पास यूटिलाइज करने के लिए। लेकिन हमारा मोटिव क्या है, CPU को ज़्यादा से ज़्यादा क्या रखने का, बिजी रखने का। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखेंगे ताकि जो है आपको बेस्ट जो है आपका रिजल्ट मिल सके। तो कॉम्पैक्शन जो है एक बहुत ही अच्छा आइडिया नहीं है, तो इस वजह
से हम किसकी तरफ रुक कर गए थे, नॉन कंटिग्यूअस की तरफ से, ठीक है, ताकि आप जो ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम आ रही है उसको आप रिमूव कर सको। लेकिन कॉम्पेक्शन जो एक बेस्ट टेक्निक नहीं है इस चीज़ को करने के लिए, तो हमने क्या यूज़ किया, नॉन कंटिग्यूअस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉब्लम विद कॉम्पेक्शन, क्या प्रॉब्लम है और अच्छे से देखो, एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज, एफिशिएंसी यानी कि सीपीयू की यूटिलाइजेशन डिक्रीज हो रही है इन द केस ऑफ कॉम्पेक्शन ड्यू टू द फैक्ट दैट ऑल फ्री स्पेस विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेवरल प्लेस टू अ सिंगल प्लेस, ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम इज इन्वेस्टेड फॉर द प्रोसीजर एंड सीपीयू विल रिमेन आइडल फॉर ऑल दिस टाइम, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द कॉम्पैक्शन अवॉइड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इट मेक्स सिस्टम इनएफिशिएंट। क्लियर है। अब देखो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन की जो टेक्निक है, आपने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, स्टैटिक में आपका फिक्स आ गया, डायनामिक में आपके वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग आ गई, ठीक है। तो कंटिन्यूअस हम ये पढ़ चुके हैं, स्टैटिक पढ़ चुके हैं, आपके डायनामिक पढ़ चुके हैं, दोनों में डिफरेंस देख चुके हैं, फिक्स देख सके हैं, इंटरनल एक्सटर्नल हमने देख लिया है। अब आ जाओ नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में, आपका क्या आ जाएगा, पेजिंग और सेगमेंटेशन आ जाएगा। ये मेमोरी जो होती है टेक्निक होती है जो अलाउ करती है स्टोर पार्ट्स ऑफ सिंगल प्रोसेस इन नॉन कंटिन्यूअस फैशन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम प्रोसेस कैन बी स्टोर्ड एट डिफरेंट प्लेस इन द मेन मेमोरी। क्लियर है। तो नॉन कंटिन्यूअस को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन में। आप देखो पेजिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे पेजिंग, सिर्फ ये देखो कि एडवांटेज क्या है, कौन कौन सी यहाँ पर प्रॉब्लम रह जाती है। पेजिंग एक नॉर्मल सा क्या होता है, आप स्टोरेज मैकेनिज्म है जो आप क्या करते हो, ओएस टू रिट्रीव प्रोसेस फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज इनटू द मेन मेमोरी। आप क्या करते हो, सेकेंडरी से मेन मेमोरी में लेकर आते हो, और जब आप किसी चीज़ को सेकेंडरी टू मेन मेमोरी लेकर आओगे उसको आप क्या कहोगे, स्वैपिंग कहोगे। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। पेजिंग मेथड, द मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल फिक्स साइज ब्लॉक ऑफ फिजिकल मेमोरी विच इज कॉल्ड फ्रेम, ठीक है। तो पेजिंग हम देख चुके हैं। अब यहाँ से और अच्छे से देख लो कि सपोज आपके पास ये है A1, तो आप यहाँ पर देखो A1 आपका जो है यहाँ पर स्टोर है, फिर A2 स्टोर है, फिर A3 फिर A4, ठीक है। तो ये आपका A1 प्रोसेस है, ये आपका A2 प्रोसेस है। तो हर एक फ्रेम जो है 1 KB के बराबर है। ये आपका पेज साइज हो गया, ये आपकी जो है पेज टेबल है। तो यहाँ पर आप देख सो ये आपकी प्रोसेस 2 है, ये आपकी प्रोसेस 4 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको क्या किया हुआ है, एलोकेट किया हुआ है। क्लियर है सबको, क्लियर है भाई। इसके बाद देखो ये A2 एंड A4 आर मूव टू द वेटिंग स्टेट बिफोर आफ्टर सम टाइम, देयरफॉर 8 फ्रेम बिकम एम्प्टी। यहाँ पर क्या होगा, अगर A2 और A4 अपना काम करके खत्म करके चले जाएं तो जो आपका A2 और A4 का जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और A5 अगर यहाँ पर सपोज आती है, मतलब यहाँ पर अगर A5 आती है और आपकी जो है A2 और जो A4 हैं वो चली गई हैं, तो आप A5 को किस तरीके से एडजस्ट करोगे, इस तरीके से एडजस्ट करोगे, ठीक है। मतलब A1 A3 है लेकिन A2 A4 जा चुकी हैं, तो 4 ब्लॉक यहाँ पर खाली थे, 4 यहाँ पर खाली थे, और A5 को चाहिए थे 8 ब्लॉक। तो इस केस में क्या करोगे, 4 यहाँ दे दिए, 4 यहाँ दे दिए, ठीक है। तो जो आपकी वेरिएबल फिक्स में प्रॉब्लम आ रही थी कि आप मेमोरी को कहीं कहीं डिवाइड नहीं कर सकते, यहाँ पर आपने आराम से जो है आपके पास मेमोरी थी, आपने आराम से दिया और आपका अपना काम खत्म हुआ, ठीक है। अब देखो पेजिंग जो होती है फिक्स साइज पार्टीशनिंग स्कीम होती है, जहाँ पर आप सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी आर डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज पार्टीशन में डिवाइडेड होते हैं। पार्टीशन ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर कॉल्ड पेजेस। जो पार्टीशन होंगे सेकेंडरी मेमोरी में उसको आप क्या कहोगे, पेजेस कहोगे, और जो मेन मेमोरी में पार्टीशन होते हैं उसको आप फ्रेम कहते हो। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में, जो सेकेंडरी मेमोरी में पार्टीशन होंगे वो पेज होंगे, और जो आपके मेन मेमोरी में पार्टीशन होंगे उसको आप क्या कहोगे, फ्रेम कहोगे, ठीक है। ये आप देखो, ये मेमोरी मेन मेमोरी के पार्टीशन है, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी के हैं, दैट इज कॉल्ड पेजेस, ठीक है। इच प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स विच साइज ऑफ इच प्रोसेस इज सेम एज अ साइज, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये एग्जांपल देखो, एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लो, फिर हम पेजिंग इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा आपका आता भी नहीं है। एडवांटेज ऑफ यूजिंग पेजिंग मेथड, इजी टू मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम होता है, यहाँ पर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती, स्वैपिंग ईजी हो जाती है, इक्वल साइज पेजेस एंड पेज फ्रेम, ठीक है। यहाँ पर डिसएडवांटेज देखो, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आपकी पेजिंग में होती है, कई बार क्वेश्चन आया है कि कौन सी प्रॉब्लम होगी, तो एक्सटर्नल तो आप रिमूव कर देते हो लेकिन इंटरनल को नहीं कर पाते। क्लियर है। अब देखो पेज टेबल एंट्री, जब आप पेज टेबल में एंट्री करवाते हो तो क्या क्या आपको करना पड़ता है वो देखो। पेज टेबल एंट्री कंटेन सेवरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेज। जो भी पेज टेबल एंट्री क्या रखती है, जो भी आपका पेज है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रखेगी। द इन्फॉर्मेशन कंटेन इन पेज टेबल एंट्री वेरीज फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन पेज टेबल एंट्री इज फ्रेम नंबर,
each entry of page table contain the following information। अब यहाँ पर आप देखो फ्रेम का नंबर होना चाहिए, प्रेजेंट और absent होना चाहिए, प्रोटेक्शन, रेफरेंस, कैशिंग और डर्टी बिट। तो डर्टी बिट के ऊपर आपका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसी वजह से जो है मैं पेज टेबल की एंट्री करवा रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपको पता हो कि डर्टी बिट क्या होती हैं और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ से आ रही हैं। फ्रेम नंबर, जो भी आपने फ्रेम का नंबर दिया है ताकि आपका जो जो डेटा है वो मिसमैच ना हो। प्रेजेंट और एब्सेंट बिट, प्रेजेंट अगर होगी तो 1 लगाओगे, एब्सेंट होगी तो 0 लगाओगे। और इसके बाद देखो प्रोटेक्शन बिट, प्रोटेक्शन जो है ऑल्सो समटाइम रीड और राइट बिट। यहाँ पे बिट इज कंसर्न विद द पेज प्रोटेक्शन, ये आपकी रेफरेंस बिट आ गई। यहाँ पे देखो कैशिंग अनेबल और डिसेबल, द बिट कैशेज और डिसेबल टू कैशिंग ऑफ पेज whenever freshers in the data is required when caching is disabled using the bit। ठीक है, तो कैशिंग ऑफ पेज इज डिसेबल दैन बिट इज सेट 1 अदरवाइज 0। अगर पेज आपका डिसेबल है तो आप क्या करोगे, दिस बिट सेट इज 1 अदरवाइज 0। ठीक है, अब देखो डर्टी बिट क्या कहता है। डर्टी बिट आपकी क्या होती है, एक मॉडिफाइड बिट होती है और इसमें आप क्या करते हो, द बिट इज वेदर दैट पेज हैज़ बिन मॉडिफाइड और नोट। इफ पेज अगर आपका मॉडिफाई हो जाता है तो आप उसको 1 सेट करोगे, अगर नहीं होता तो आप 0 सेट कर दोगे। ठीक है, तो इन केस पेज इज मॉडिफाइड, अगर आप इन केस में अगर आप पेज को मॉडिफाई कर रहे हो तो बिफोर रिप्लेसिंग द मॉडिफाइड पेज विद सम अदर पेज इट हैज़ टू बी रिटन बैक इन द सेकेंडरी मेमोरी टू अवॉइड लॉसिंग दैट डेटा। डर्टी बिट हैज़ टू अवॉइड अननेसेसरी राइट्स। तो डर्टी बिट आप क्यों यूज़ करते हो, जो अननेसेसरी राइट्स हो जाती हैं आपको उनको अवॉइड करने के लिए। दिस इज बिकॉज इफ द पेज इज नॉट मॉडिफाइड दैन इट कैन बी डायरेक्टली रिप्लेस्ड बाई अनदर पेज विदाउट एनी नीड ऑफ राइटिंग इट बैक टू द डिस्क। ठीक है, क्वेश्चन देखो भाई, अब कुछ क्वेश्चंस हैं ताकि जो है आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमने क्या पढ़ा है और किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। फिजिकल मेमोरी को आपने क्या किया, फिक्स उसमें डिवाइड किया फिक्स साइज ब्लॉक में, तो उसको फ्रेम कहेंगे, पेज कहेंगे, क्या कहेंगे। इसके बाद देखो लॉजिकल मेमोरी इज ब्रोकन, लॉजिकल मेमोरी को आपने किस में डिवाइडेड किया है, पेजेस में या फ्रेम्स में। इसके बाद देखो एवरी एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू, सीपीयू के थ्रू जो भी आप एड्रेस जनरेट करते हैं डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, किस किस में करेंगे भाई। एक तो आप मुझे बताओगे जब सीपीयू के थ्रू एड्रेस को जनरेट किया जाता है तो क्या, कौन सा है, लॉजिकल या फिजिकल, क्या होगा बताना। द डैश इज यूज एज इंडेक्स इनटू द पेज टेबल, कौन सा आप यहाँ पर इंडेक्स यूज करते हो, फ्रेम बिट का, पेज नंबर का, पेज ऑफसेट का, फ्रेम ऑफसेट का, क्या होगा भाई, कमेंट सेक्शन में बताओगे आंसर। द टेबल कंटेन द बेस एड्रेस ऑफ इच पेज में फिजिकल मेमोरी। ठीक है, क्या होगा भाई, कमेंट सेक्शन में बताना सबको। 6 क्वेश्चन देखो, द साइज ऑफ पेज इज टिपिकली, जो साइज है आपके पेज का वो क्या होगा, वेरिड, पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 4, नन ऑफ द अबव मेंशन। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखो, इफ द साइज ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज 2, साइज आपका अगर 2 है और पावर m है एंड पेज साइज इज 2, the power of n addressing unit, then the high order bits of logical address designate the page number and the dash how order bits designate the page offset। क्या होगा भाई, अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद पेजिंग देयर इज नो फ्रेगमेंटेशन, पेजिंग के अंदर आपकी कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं होती, किस रीजन से नहीं होती। ठीक है, पेजिंग में आपकी कौन सी फ्रेगमेंटेशन नहीं होती, एक फ्रेगमेंटेशन तो होती है लेकिन एक नहीं होती, कौन सी नहीं होती, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसके बाद देखो ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन अ डैश टेबल दैट कीप ट्रैक ऑफ हाउ मैनी फ्रेम हैव बीन एलोकेटेड, हाउ मैनी आर देयर एंड हाउ मैनी आर अवेलेबल। क्या होगा भाई इसका आंसर, पेजिंग इंक्रीज द डैश टाइम, पेजिंग किसका टाइम को इंक्रीज कर देती है। अब देखो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या कहता है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस आपका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो कंसेप्ट ऑफ लोकेलिटी ऑफ ऑपरेशन रेफरेंस स्टेट्स दैट इंस्टेड ऑफ लोडिंग द एंटायर प्रोसेस इन द मेन मेमोरी, ओएस कैन लोड only those number of pages in the main memory that are frequently accessed by the CPU, and along with that the OS can also load only those page table entries which are corresponding to those many pages। तो आपके TLB क्या होंगे भाई, TLB क्या होते हैं, TLB की फुल फॉर्म होती है ट्रांसलेशन लुक साइड बफर। ठीक है, तो अभी हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, क्वेश्चन इसका फॉर्मूला बता दूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये आपने TLB को यूज़ किया है और यहाँ पर आपके टैग हैं, आपने इसको डिवाइड किया है, ये आपकी पेज है, ये आपकी मेन मेमोरी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप TLB को यूज़ करते हो तो ताकि आपको बार बार जो है ना करना पड़े, जो भी आपका डेटा असेसेबल है ठीक है वो आप यहाँ पर रखोगे ताकि जो है आपको बार बार जो है मेन या सेकेंडरी मेमोरी में जाकर अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अब देखो टैग, टैग को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये जो टैग है उसको आपने डिवाइड किया पेज नंबर और पेज आईडी में, ताकि आपको कहीं कुछ भी अगर डेटा सेंड कर रहे हो तो जिसका है उसी के पास पहुँचे,
मिसगाइड ना हो जाए, ठीक है। अब स्टेप्स क्या होंगे, इसे टीएलबी के सीपीयू जनरेट करता है वर्चुअल एड्रेस, चेक करता है टीएलबी, कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर इज रिट्रीव विच हाउ टेल्स वेयर इन द मेन मेमोरी पेज लाइज, ठीक है। अब यहाँ पे ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में ये फॉर्मूला याद रख लेना इफेक्टिव मेमोरी एसेस टाइम का क्या बताया जाए, टी स्टार टी डॉट एम टी प्लस एम प्लस वन माइनस एस का स्टार टी प्लस टू एम। क्लियर है, तो आपको ये चीज़ ये फॉर्मूला जो है याद रखना है। अब देखो गेट क्वेश्चन तो आपको आएगा नहीं, बहुत हाई लेवल का है, बट अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि हार्डवेयर विद टीएलबी अज्यूम दैट द एंटायर पेज टेबल and all things are in physical memory. It takes 10 millisecond to search the TLB and 80 millisecond to access the physical memory. If the TLB hit ratio is 0.6, the effective memory access time is millisecond, ठीक है। यहाँ पे ये कर रखा है कि टीएलबी का जो हिट रेशियो था 0.6 था, तो टीएलबी जो है आपका 0.4 हो जाएगा। टाइम टेकन जो है टीएलबी इज इक्वल टू 10 ms, टाइम टेकन टू एसेस मेन मेमोरी दैट इज 80 ms और इफेक्टिव एसेस टाइम दैट इज ये 80। क्या होगा यहाँ पर, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लोगे, ठीक है। डिमांड पेजिंग क्या होता है, जब आपका जो सीपीयू है वो किसी पेज की डिमांड करता है और वो आपका जो है मेन मेमोरी में है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको मेन मेमोरी में नहीं मिलता तो वो क्या कहेगा, वो आपका पेज फॉल्ट जो है कहेगा कि डिक्लेयर कर देगा कि आपका जो है पेज फॉल्ट अक्कर हो रहा है, ठीक है। अब पेज फॉल्ट हम कर चुके हैं, डिमांड पेजिंग। अब थ्रैशिंग क्या होता है वो देखो, इफ द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रेफर्ड पेज on the number of pages fault are so high, तो आपकी थ्रैशिंग देखो, थ्रैशिंग क्या कहते हैं, द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रेफर्ड पेज, मतलब जो आपके पेज फॉल्ट हैं और जो आपने रेफर किया है, मतलब जितने पेज आपने मांगे हैं और सारे के सारे पेज फॉल्ट हो रहे हैं और द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट आर सो हाई, या फिर आपके नंबर ऑफ पेज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, द सीपीयू रिमेन बिजी इन जस्ट रीडिंग द पेज फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी। जो सीपीयू जो है वो आप क्या हो जाएगा, बिजी हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको जो पेजेस हैं वो आपको सेकेंडरी मेमोरी से लोड करनी पड़ेंगी, क्योंकि मेन मेमोरी में है नहीं, तो पेज फॉल्ट आपके अक्कर हो रहे हैं। तो सीपीयू टू रीड वन वर्ड फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी एंड इट विल बी सो हाई, द कंसेप्ट इज कॉल्ड थ्रैशिंग। तो इसको आप क्या कहोगे, थ्रैशिंग कहोगे। द टाइम टेकन इज गेटिंग अ पेज फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी एंड अगेन रीस्टार्ट, मतलब आप क्या कर रहे हो, सेकेंडरी मेमोरी में जा रहे हो, पेज को लेकर आ रहे हो, फिर उसको स्टार्ट कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। मेमोरी एसेस टाइम इज एम ए, देन इफेक्टिव एसेस टाइम कैन बी गिवन एज। तो ये जो है आपका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर, इसको अच्छे से, ये आपका मेमोरी एसेस टाइम हो गया, ये पीएफ जो है आपका क्या है, गेटिंग नंबर ऑफ पेज सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। क्लियर है सबको। अब देखो वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी एक तरीके की, सिंपल कहूँगी, एक इल्यूजन होता है मेमोरी का, कि हम सोचते हैं कि बहुत सारी मेमोरी है, तो एक सेपरेशन है यूजर लॉजिकल मेमोरी फ्रॉम फिजिकल मेमोरी। द टेक्निक प्रोवाइड लार्जर मेमोरी टू द यूजर बाय क्रिएटिंग वर्चुअल मेमोरी स्पेस। इट फैसिलिटेट द यूजर टू क्रिएट अ प्रोसेस विच इज लार्जर दैन द फिजिकल मेमोरी स्पेस। वी कैन हैव मोर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग मेमोरी इन टाइम, ठीक है। अब यहाँ से आप और अच्छे से देख सकते हो, ये आपका F1, F4, F9, F2 और ये आपका जो है इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें को आपने डिवाइड किया हुआ है, और ये जो है आपके इस तरीके से पेजेस हैं, पेजेस टेबल हैं, ठीक है, और आप इनको स्वैप इन स्वैप आउट करवा रहे हो। क्लियर है। अब ये जो आपका वर्चुअल मेमोरी है वो किस तरीके से काम करेगा वो देखो। मॉडर्न वर्ड वर्चुअल मेमोरी हैज़ बिकम क्वाइट कॉमन दिस डेज इन दिस स्कीम व्हेन एवर सम पेजेस नीड्स टू बी लोडेड इन मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन एंड द मेमोरी इज नॉट अवेलेबल फॉर दोज मैनी पेजेस, ठीक है। इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग द पेजेस फ्रॉम एंटरिंग इन द मेन मेमोरी, द ओएस सर्च फॉर मेन फॉर द रैम एरिया दैट आर लिस्ट यूज्ड इन द रिसेंट टाइम or that are not referenced and copy that into the secondary memory to make the space for new pages in the main memory, ठीक है। क्लियर है। यहाँ से आप और अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ये आपकी सारी बिट की टाइप हो गई, फ्रेम, प्रेजेंट, एब्सेंट, डी आपकी डर्टी बिट, रेफरेंस बिट, प्रोटेक्शन, ठीक है। ये आपकी पेज टेबल 1 है, ये पेज टेबल 2 है। तो आपका जो ये क्या करता है कि कुछ लाइक यहाँ पर देखो, पेज टेबल 1 का कुछ यहाँ पर आ गया, पेज टेबल 2 का आ गया, पेज टेबल इस तरीके से, मतलब अलग अलग जगह जो नेसेसरी है, ये नहीं कि पूरी की पूरी टेबल उठा के जो है मेन मेमोरी में डाल दी, जो उसमें इंपॉर्टेंट पेजेस हैं वो उठा के जो है यहाँ पर लेकर आए हैं मेन मेमोरी के अंदर। क्लियर है।
अब एडवांटेज देखो वर्चुअल मेमोरी की, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज होती है, यूजर कैन रन लार्ज एप्लीकेशन विद लेस रियल रैम, देर इज़ नो नीड टू बाय मोर मेमोरी रैम, यहाँ पर कुछ ज़्यादा जो है ज़रूरत नहीं होती रैम को बाय करने के लिए। डिसएडवांटेज क्या होंगी, सिस्टम बिकम स्लोअर सिंस स्वैपिंग टेक टाइम, मतलब बार बार स्वैपिंग होगी तो आपका जो सिस्टम है वो भी तो स्लो डाउन हो जाएगा। मोर टाइप बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा स्विचिंग में। द यूजर विल हैव द लेसर हार्ड डिस्क स्पेस फॉर इट यूज। क्लियर है। अब क्वेश्चन देखो, बिकॉज ऑफ वर्चुअल मेमोरी द मेमोरी कैन बी शेयर्ड अमंग, मतलब बिकॉज ऑफ वर्चुअल मेमोरी को आप शेयर करोगे किसके थ्रू, प्रोसेस थ्रेड इंस्ट्रक्शन किसके थ्रू भाई, कमेंट सेक्शन में बताओगे आप। द कंसेप्ट इन विच अ प्रोसेस इज कॉपीड इन टू मेन मेमोरी फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, क्या कहोगे भाई इसको, द पेजर कंसर्न विद द, जो पेज कंसर्न इंडिविजुअल पेज ऑफ प्रोसेस, एंटायर प्रोसेस, एंटायर थ्रेड, फर्स्ट पेज ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वैप स्पेस एग्जिस्ट, जो स्वैपिंग है वो कहाँ पर होगी, प्राइमरी सेकेंडरी सीपीयू नन ऑफ द, क्या होगा भाई स्वैपिंग के अंदर, जब मतलब आप स्वैपिंग करवाते हो तो मेन टू सेकेंडरी मेमोरी क्या होगा यहाँ पर, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन अ प्रोग्राम ट्राई टू असेस अ पेज, जब आपका कोई प्रोग्राम असेस ट्राई करता है किसी पेज को असेस करने के लिए, दैट इज मैप्ड इन एड्रेस स्पेस बट नॉट लोडेड इन फिजिकल मेमोरी, तो आप इसको क्या कहोगे, मतलब वो क्या हो रहा है, फिजिकल मेमोरी में नहीं है लेकिन वो मैप किया गया है, तो आप उसको क्या बोलोगे भाई, अफेक्टिव एसेस टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, जो अफेक्टिव एसेस टाइम है EMAT क्या है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, पेज फॉल्ट के, हिट रेशियो के, मेमोरी एसेस टाइम क्या है, किसी के भी नहीं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रोसेस इज थ्रेशिंग, थ्रेशिंग क्या होती है, जस्ट अभी हमने पढ़ा था, तो अब मैं उम्मीद करती हूँ सारे क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ाए हैं और सारे ही क्वेश्चन जो हैं अभी थ्योरी के बेस पे ही हैं, तो सारे बच्चे सही आंसर करेंगे। इट इज स्पेंडिंग more time paging than executing, it is spending लेस टाइम पेजिंग देन एग्जीक्यूटिंग, पेज फॉल्ट अकर, स्वैपिंग कैन नॉट टेक प्लेस। ठीक है। इसके बाद देखो वर्चुअल मेमोरी को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, फ्रेम अलोकेशन एंड पेज रिप्लेसमेंट। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम आपने देखे हैं ना, तो हाउ मेनी फ्रेम आर टू बी एलोकेटेड टू द प्रोसेस, और यहाँ पर विच पेज इज टू बी रिप्लेस्ड। ठीक है, कि कौन सा पेज रिप्लेस करें ताकि नए पेज को लेकर आ सकें, है ना। मेन मेमोरी में तो क्योंकि लिमिटेड साइज होता है, तो वहाँ पर ये तो है नहीं कि सारे पेजेस को उठा के ले आओगे, फिर जो जितना साइज है उसी में आप क्या करोगे, जो पेज यूज़ हो चुका है उसको हटा दोगे, जो कम यूज़फुल है आप उसको थोड़ी देर होल्ड पे रखोगे, दूसरे को ले आओगे। ठीक है, तो यही आपके क्या होते हैं, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होते हैं। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कौन कौन से हैं और क्या काम इनका होता है। ठीक है, क्योंकि जो है आपके पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फर्स्ट फिट, ऑप्टिमल और लिस्ट रिसेंटली यूज। ठीक है, FIFO और LRU ये सारे जो हैं आपके और ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। ठीक है। अब देखो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम आपका क्या कहता है, लिस्ट रिसेंटली क्या कहता है, और FIFO क्या कहता है। यहाँ पे देखो ऑप्टिमल पेज क्या कहेगा कि रिप्लेसमेंट the page which will not be referred so long in future, although it cannot be practically implemented but it can be used as benchmark, other algorithm are compared to this। ऑप्टिमल आपका क्या कहता है कि यहाँ पर हम फ्यूचर में देखते हैं कि कौन सा पेज ऐसा है जो फ्यूचर में कम यूज़ हो रहा है। ठीक है, लिस्ट रिसेंटली यूज में हम देखेंगे कि लिस्ट में कौन सा यूज़ हुआ था, सबसे ज़्यादा लिस्ट में कौन सा यूज़ हुआ, और FIFO तो आपका वही कहता है जो पहले आया है भैया उसको कर दो, जो दोबारा आएगा उसको हम क्या करेंगे, जो पहले आया था उसको हटा के उसकी जगह पे रख देंगे, ये भी नहीं देखेंगे कि आगे उसका यूज़ है या नहीं। ठीक है, तो ये सारे हैं आपके। अब ये देखो 23 दिसंबर 2018 को ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, PGT का पेपर ही है इसलिए मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ। तो LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के थ्रू करना है कि टोटल जो है आपके कितने पेज फॉल्ट यहाँ पर अक्कर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पेज हिट जो है, पेज हिट क्या होता है, जो आपकी मेमोरी में होता है, पेज फॉल्ट आपकी जो मेमोरी में नहीं होता, फ्रेम का साइज यहाँ पर 4 गिवन है। LRU वही होता है, लिस्ट रिसेंटली यूज होता है, जो लिस्ट में सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है हम उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, जो कम यूज़ हुआ है लिस्ट में हम उसको जल्दी रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप 7 आया, पेज फॉल्ट नहीं है, हिट कर गया, 70 आया नहीं है, 701 आया नहीं है, 702 आया नहीं है, जैसे ही 0 आया पेज हिट कर गया, यहाँ पर भी आपका पेज फॉल्ट नहीं है। उसके बाद जो है आपका 3 आया, 3 जैसे ही आया तो 3 भी आपका क्या है, 3 सबसे पहले क्या यूज़ हुआ था, लिस्ट में क्या यूज़ हुआ था, 7, उसके बाद दोबारा यूज़ नहीं हुआ तो आप किसको रिप्लेस करोगे, 7 को, और उसकी जगह पे आप क्या करोगे, 3 कर दोगे। ठीक है, फिर आया आपका 0, देन अगेन पेज हिट हो गया, फिर आया आपका 4 आया, तो अब देखो लिस्ट में कौन सा यूज़ हुआ, 0 यूज़ हो चुका है, 3 यूज़ हो चुका है, 0, अब 1,
वन जो है लिस्ट में यूज़ हुआ है, तो इस वन की जगह आप क्या करोगे, 4 को ले आओगे। 4 को आप जैसे ही ले आए, फिर अब देखो 2, 2 आपका है तो पेज हिट कर गया, ठीक है। अब देखो 3, 3 भी आपका है, पेज हिट कर गया। 0 भी आपका है, पेज हिट कर गया। 3 भी आपका है, पेज हिट। 2 भी है, पेज हिट। 1 भी है, 2 भी है, 0 भी और 1 भी है, ठीक है। तो टोटल आपके पेज फॉल्ट यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। टोटल आपके यहाँ पर पेज फॉल्ट कितने हुए, तो देखो 1 2 2 3 4 5 6 7, टोटल पेज फॉल्ट कितने हुए, 7। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 7। क्या होगा भाई, 7 होगा। क्लियर है, इसलिए आप लिस्ट रिसेंटली यूज को इस तरीके से आप निकाल सकते हो। LRU रिप्लेस द पेज दैट हैज स्पेंड द, क्या स्पेंड करेगा, लॉन्गेस्ट टाइम इन मेमोरी विदाउट बीइंग रेफरेंस, ठीक है। इसके बाद देखो memory page containing a heavily used variable that was initialized very early and it context used in removed when, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि आप क्या कर रहे हो, जिस फैशन में आए उसी फैशन में आप क्या करोगे, उसको रिमूव करते जाओगे, तो वो आपका फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होता है, ठीक है। तो FIFO जो होता है, पेज फॉल्ट अक्कर एंड देयर आर नो एम्पटी फ्रेम फॉर द प्रोसेस, द पेज सेलेक्टेड टू बी रिप्लेस्ड इज वन दैट हैज़ बीन इन मेन मेमोरी एंड द लॉन्गेस्ट टाइम, ठीक है। यहाँ पर आप देखो फ्रेम का साइज़ जो है वो 3 है, और जो जो मैंने रेड से लिखे हुए हैं वो आपके पेज हिट है। अब यहाँ पर देखो 1 आया, 2 आया, 3 आया, तो ये आपके पेज फॉल्ट हैं। जैसे ही आपका 2 आया, क्या हो गया, पेज हिट कर गया, ये वाली लाइन पेज हिट है। फिर जैसे ही आपका 1 आया, 1 आपका है, सॉरी, जैसे ही आपका 2 आया पेज हिट हो गया। पेज 2 के बाद जो है आपका 1 आया, 1 देखो 1 है, 1 है, ठीक है, 1 है तो आपका पेज हिट हो गया। उसके बाद जो है आपका क्या आएगा, 5 आएगा। 5 आएगा तो आप किसको रिप्लेस करोगे, सबसे पहले आया था 1, तो आपने क्या कर दिया, 5 को रिप्लेस करवा दिया, ठीक है। अब 5 आ चुका है, अब देखो 2 आया, 2 आया तो अगेन आपका पेज हिट हो गया। फिर आपका आया 1, 1 फिर पेज हिट हो गया। फिर आया 6, 6 जैसे ही आया तो लिस्ट में आपका क्या, आपने क्या हो गया था, 5 किया था, क्योंकि 2 और 1 तो आ चुके हैं, तो आपका क्या रिप्लेस करोगे, 5 को करोगे, तो 6 2 1 रह गया। फिर 6 के बाद आया 2, तो आपका क्या हो गया, पेज हिट हो गया, ठीक है। फिर आया 5, 5 को आप किससे रिप्लेस करोगे, 1 से। फिर उसके बाद आया आपका 6 हिट हो गया। फिर आया आपका 3, 3 को आप किससे रिप्लेस करोगे, 2 से। फिर आया आपका 1, 1 तो है। फिर 3 आया, फिर 6 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 4 आया, फिर 3 आया। इस तरीके से जो है 1 बाय 1 करके इनको क्या करते रहोगे, जहाँ पे पेज हिट है उसको हिट करते जाओगे, जहाँ पे नहीं है वहाँ पर आप क्या लगाते जाओगे, क्रॉस लगाते जाओगे। जहाँ हिट हो गया तो हिट कर देना, जहाँ पे गलत है, जहाँ पे नहीं हो रहा वहाँ पे आप क्या कर दोगे, क्रॉस कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद देखो ब्लडीज एनोमली, तो कई बार क्वेश्चन आया है कि ब्लडी एनोमलीज जो है वो कहाँ पर जो है अक्कर होती है। तो जो है इफ़ नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ फ्रेम का साइज़ अगर इंक्रीज़ कर दें तो जो आपके पेज फॉल्ट हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। दिस एनोमली इज़ कॉल्ड ब्लडीज एनोमली, और ये जो है आपके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जो है सफ़र करती हैं, यानी कि जो आपका पहला है यानी कि फीफो है वहाँ पर जो है ये सफ़र करेगा, ठीक है। अब देखो द ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम विल सिलेक्ट दैट, ऑप्टिमल क्या करता है कि वो ये दिखता है कि लॉन्गेस्ट फ्यूचर में सबसे कम जो है कौन सा यूज़ होगा, तो हम उसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। ऑप्टिमल एल्गोरिथम क्या कहता है, द अप्रोच यूज टू रिप्लेस द पेज इन मेमोरी दैट विल नॉट बी यूज्ड इन ऑफ द लॉन्गेस्ट पीरियड। ऑप्टिमल हैज़ द लोवेस्ट पेज फॉल्ट रेट बिटवीन ऑल द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम फ्रॉम ब्लडीज एनोमली, ब्लडी एनोमली में जो है कौन से पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में आता है भाई, ऑप्टिमल में, LRU में, FIFO में। अभी हमने पढ़ा था तो आप इसका आंसर देंगे। उसके बाद देखो फ्रेम साइज 3 है और रेड कलर से मैंने पेज हिट किया हुआ है, और आपको क्या करना है यहाँ पर, फीफो ही करना है शायद, तो यहाँ पर बताना है टोटल कितने आपके पेज फॉल्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप इसको मुझे करके दिखाओगे, या फिर मैंने किया भी हुआ है, इसको अच्छे से समझ लो। देखो 7 आया, 7 आया, फिर 7 आया, फिर यहाँ तक ये आपके 3 पेज फॉल्ट हो चुके, सॉरी टोटल फ्रेम का साइज जो है वो 3 है, तो यहाँ पे 3 पेज फॉल्ट हो गए। फिर आपका 2 आया, 2 भी नहीं है, तो हम किसको रिप्लेस करेंगे, जो सबसे पहले आया था, क्योंकि ये फर्स्ट फीफो है, फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, 7 को 2 से रिप्लेस करवा दिया, तो आपके 4 पेज फॉल्ट हो गए। फिर आया आपका 0 है तो आपका पेज हिट कर जाएगा। फिर आया 3 नहीं है, तो आप किसको रिप्लेस करोगे, 1 को रिप्लेस करोगे, तो 1 को किया तो आपका
3 गया, ठीक है। फिर पेज फॉल्ट हुआ यानी कि टोटल 5 हो गए। फिर आपका 3 के बाद 0 आया, पेज हिट हो गया। फिर 4 आया तो आप 0 को रिप्लेस करवा दोगे 4 से, तो आपका पेज यहाँ पर जो है पेज फॉल्ट हो जाएगा। फिर आया आपका 2, पेज हिट हो गया। फिर आया 3, पेज हिट हो गया। फिर आया आपका 0, देन आप किसको रिप्लेस करोगे 4 को। तो इस तरीके से आपका पेज फॉल्ट हुआ, फिर आपका हिट, फिर पेज फॉल्ट, इस तरीके से करोगे तो आपको जो टोटल पेज फॉल्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल पेज फॉल्ट आपके कितने होंगे भाई 9। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो प्रोसेस 5 स्टेजेस हैं ABCD, और ABCD if the page replacement algorithm in FIFO the number of pages transferred with empty internal store of 3 frames। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा भाई, तो ये इसका आंसर जो है आप मुझे सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करेंगे सारे के सारे बच्चे कि जो इसको किस तरीके से सॉल्व किया और इसका जो आंसर है वो क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन 2 जो मैंने अभी बताया है, अगर इसका जो फ्रेम साइज है, अगर इसके फ्रेम साइज को मैं इंक्रीज कर दूं, यहाँ पर 3 था और यहाँ पर 4 है, तो नंबर ऑफ पेजेस जो है वो डिक्रीज होंगे या इंक्रीज होंगे या रिमेन सेम रहेंगे या क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सबको करके दिखाना है। आइयो, मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे बच्चे करके दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्चुअल मेमोरी सिस्टम यूज first out page replacement policy and allocate a fixed number of frame to process, consider the following statement। क्या होगा भाई यहाँ पर, increasing the number of page frame allocated to a process sometime increase the page fault rate, some program do not exhibit a locality of reference with the following is true। ठीक है, तो कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। वैसे आंसर भी मेंशन है, ठीक है, यानी कि P फॉल्स है और Q जो है वो आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एम ऑफ क्रिएटिंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, मतलब पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का मेन एम क्या है, क्यों आप इनको यूज़ करते हो। तो इनको आप यूज़ करते हो ताकि पेज फॉल्ट के रेट को आप कम कर सको, डिक्रीज करवा सको। पेज फॉल्ट मैं बता ही चुकी हूँ कि आप जो पेज मेन मेमोरी में ढूंढते हो और आपको ना मिले वहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा, पेज फॉल्ट अक्कर हो जाता है। और रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आप इनको डिक्रीज करवा सको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर में इसको देखना कि फ्यूचर में कौन सा यूज़ होगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट है इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेगमेंटेशन क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देखो सारा सब कुछ देख लिया है, और यहाँ पे सॉरी एक क्वेश्चन और है, ये आपका UGC नेट 2016 में पेपर आया था, और इसमें जो है आपका ये क्वेश्चन गिवन है, और यहाँ पर LRU और FIF और ऑप्टिमल पेज तीनों ही आपको यूज़ करने हैं। और यहाँ पर जो फ्रेम का साइज़ है वो 5 पेज फ्रेम है। ठीक है, और इनिशियली जो आपके पेज फ्रेम है वो एम्प्टी है, तो आपको बताना है कि इन तीनों का जो पेज फॉल्ट रेट है वो क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको मुझे कॉपी पेन पे सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है कि इसका आंसर जो है क्या होने वाला है। क्लियर है सबको। सेगमेंटेशन देखो क्या होता है, सेगमेंटेशन जो है एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, जो आप मेमोरी को डिवाइड करते हो वेरिएबल साइज पार्ट्स में, और इच पार्ट इज नोन एज अ सेगमेंट और कैन बी अलोकेट टू अ प्रोसेस। ठीक है, पेजिंग हमने देखा। सेगमेंटेशन के ऊपर जो है आपका इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्या आएगा मैं अभी बता देती हूँ। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज में से पूछ सकता है। तो सेगमेंटेशन आप यूज़ क्यों करते हो वो देख लो। पेजिंग एज आवर मेन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, पेजिंग जो होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, और उसको हम डिवाइड करते हैं प्रोसेस इनटू द फॉर्म ऑफ पेजेस रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट अ प्रोसेस कैन हैव सम रिट्रीव पार्ट्स ऑफ फंक्शन विच नीड्स टू बी लोडेड इन द सेम पेज। ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट केयर अबाउट द यूज़र व्यू, मतलब यहाँ पर जो है आपका जो पेजिंग होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होती है, हार्डवेयर के पास होती है, यूज़र के पास नहीं होती। तो सेगमेंटेशन जो है वो आपका किसके पास होगा, यूज़र के पास होता है। ठीक है, इसलिए जो है हम सेगमेंटेशन को यूज़ करते हैं। क्लियर है सबको, इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं, और ये सब कुछ हम नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अगर आपको फिर भी डिटेल में देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर आपका कोई इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। एवरेज सेगमेंट साइज जो है वो आपका लार्जर देन एक्चुअल पेज फ्रेम, लेस ओवरहेड रहेगा, इट इज़ ईजियर टू रिलोकेट सेगमेंट दैट एंटायर एड्रेस स्पेस। सेगमेंट टेबल जो होती है वो लेसर साइज एज कम्पेयर टू पेज टेबल। ठीक है,
डिसएडवांटेज क्या होंगे, अगेन इसमें जो है आपकी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगी। पेजिंग में जो है आपकी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है, और आपके जो एक सेगमेंटेशन है वहाँ पर जो है आपकी इंटरनल तो रिमूव हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अक्कर हो जाती है। ये डिफिकल्ट हो जाएगा। लोकेट कंटिन्यूअस मेमोरी टू वेरिएबल साइज पार्टीशन, कॉस्टली होता है मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम। ठीक है, डिफरेंस देख लो पेजिंग एंड सेगमेंटेशन में। पेजिंग जो होती है नॉन कंटिग्यूअस, सेगमेंटेशन अगेन आपका नॉन कंटिग्यूअस। पेजिंग को डिवाइड करते हो फिक्स साइज पेजेस में, और यहाँ पर सेगमेंट्स में डिवाइड करोगे। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ पर कंपाइलर होगा। क्यों? क्योंकि ये यूजर के पास होती है या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होती है। यहाँ पर पेजिंग जो होती है वो फास्टर देन सेगमेंटेशन। पेजिंग फास्टर होगी, ये आपका स्लो होगा। पेजिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होगी, ये आपके यूजर के पास होती है। ठीक है, ये सफ़र करती है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से, ये करती है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से। यहाँ पर कोई आपकी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती, और यहाँ पर जो है आपका देयर इज नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, सॉरी यहाँ पर इंटरनल आएगा, यहाँ पर एक्सटर्नल नहीं होती, यहाँ पर इंटरनल नहीं होती। लॉजिकल एड्रेस इज डिवाइड इनटू पेज नंबर एंड पेज। लो आपका लॉजिकल एड्रेस है उसको आप पेज नंबर और पेज ऑफसेट में डिवाइड करते हो, और यहाँ पर आप सेगमेंट नंबर और सेगमेंट ऑफसेट में डिवाइड करोगे। पेज टेबल जो होती है मेंटेन करती है पेज इन्फॉर्मेशन को, और यहाँ पर जो सेगमेंट टेबल होगी वो मेंटेन करेगी सेगमेंट इन्फॉर्मेशन को। यहाँ पर जो पेज टेबल की एंट्री होगी वो पेज फ्रेम नंबर और सम फ्लैग बिट्स टू रिप्रेजेंट डिटेल अबाउट पेजेस, और यहाँ पर जो होगा आपका यहाँ पे बेस एड्रेस ऑफ सेगमेंट एंड सम प्रोटेक्शन बिट्स फॉर सेगमेंट्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बहुत ज़्यादा आज का जो चैप्टर था एज़ कम्पेयर टू अदर क्लासेस लेंदी था, बट जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। कुछ ऐसी टर्म्स थी लाइक डर्टी बिट हो गया, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस हो गया, थ्रैशिंग हो गया, आपका वर्चुअल मेमोरी हो गया, कैश मेमोरी हो गया, आपका पेजिंग क्यों यूज़ करते हैं, कॉम्पैक्शन की क्या, कॉम्पैक्शन यूज़ करके क्या रिमूव करवाते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। ठीक है, और आपके जो ये पेजिंग एल्गोरिथम थे, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, तो थोड़ा सा जो है सारी ऐसी टर्म्स हैं जो एग्जाम टीजीटी पीजीटी एग्जाम में रेगुलरली पूछी जाती हैं, और मैंने अपनी तरफ से आपको बहुत अच्छे से करवाया है। पर फिर भी आपको अगर कोई सिंगल पॉइंट पे, जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ, अगर कहीं पे भी डाउट है तो बिल्कुल आप मुझसे कभी भी किसी टाइम भी पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में पूछो, व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछो, टेलीग्राम ग्रुप पे पूछो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास बाकी क्लास की तरह भी अच्छी लगी होगी। लगी है तो हमेशा की तरह एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।